ठीक है, तो इससे पहले कि हमने 2 क्लासेस में क्वेश्चंस किए हैं बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। और रिपीटेडली हमने एक पार्ट बार बार यूज किया है कि फेवरेबल नंबर ऑफ रेज इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ रेज। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल केसेस। इनको काफी बार यूज किया है। और आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इवेंट्स जो गिवन है दे आर एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। काफी सारे क्वेश्चन तो इन्हीं पर बेस्ड रहते हैं। तो चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो पिछली क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन मानिए आप उसको, ठीक है, और इसको हम साथ साथ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स। Balls are withdrawn one by one without replacement. Find the probability that number 1, first ball is red. Number 2, second ball is red. Number 3, sixth ball is red. रिपीटेड क्वेश्चन है तीनों बार। एक ही क्वेश्चन पूछा है इसे तीन बार अलग अलग डेटा के साथ। बैग में 10 रेड बॉल्स हैं, 15 ग्रीन बॉल्स हैं, एंड बॉल्स आर विड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले एक निकाली, उसको रिप्लेस नहीं किया, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकाली और निकालते गए। तो पहली बॉल रेड आएगी इस बात के क्या चांस है, सेकंड बॉल रेड आएगी इस बात के क्या चांस है, जो सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा तो काफी दूर का क्वेश्चन है, सिक्स्थ बॉल रेड आएगी इस बात की क्या चांसेस है। तो 6 से पहले 5वीं बॉल क्या रही होगी, 4th क्या रही होगी, 3rd क्या रही होगी, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे सबसे पहला क्वेश्चन तो काफी इजी है, आप जल्दी से आंसर बोल दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। 2/5 सीट है। यश का आंसर है 2/3 और 2/5। 2/5। 5। ठीक है, हाँ 2/5 बोला शायद आपने आंसर। ठीक है, तो 2/5 करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है भाई, पहली बॉल रेड आएगी इस बात के चांस क्या है कि एक बॉल रेड आएगी। आंसर विल बी दिस इज 10C1 डिवाइडेड बाई 25C1। C1 नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा भाई। 10 रेड बॉल दिख रही है, टोटल कितनी है 25। तो आंसर इज 10/25। आंसर इज 2/5। बिल्कुल ठीक आंसर है। अब बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। So 3/8। 3/8। रिपीट करिए आंसर एक बार। कीर्ति क्या आंसर था आपका? So 3/8। 3/8। चलिए चेक कर दें एक बार आंसर। बाकी लोग 6/25। 6/25 इज 6/25। सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ठीक है। और कोई आंसर? 19/25 होगा सर। सर 24/5। ठीक है, 24/5। 24/25। ये 24/5 24/5 सर। नहीं, ये तो बड़ा हो गया ना 1 से आंसर। ये कैसे सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन में एक मैसेज है बड़ा अच्छा, और ये क्वेश्चन एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। बहुत कम जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा। और इसका इतना सिंपल आंसर है, मैं बताता हूं। फर्स्ट तो आपने बिल्कुल सही निकाला 2/5। ये कह रहे हैं सेकंड बॉल इज रेड। फर्स्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका मतलब हुआ कि आपका कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसी हो सकती है कि फर्स्ट बॉल भी रेड है, सेकंड भी रेड है, प्लस फर्स्ट बॉल आपकी, दूसरी बॉल क्या थी आपकी, ग्रीन। हाँ, फर्स्ट इज ग्रीन और सेकंड इज रेड। पहले तो ये बताइए क्या है दोनों केसेस वैलिड माने जाएंगे? यस सर। यस है ना, उसने बोला है सेकंड रेड होने चाहिए। फर्स्ट के बारे में तो बात ही नहीं करी है। तो फर्स्ट रेड होगी तो भी चलेगा, फर्स्ट ग्रीन होगी तो भी चलेगा, और दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा। ठीक है, अगर दोनों बॉल्स रेड हैं तो क्या आंसर आएगा बताइए? 10/25 इंटू कितना, 9/24। भाई जब पहली बॉल रेड आ जाएगी तो अगली के पास तो एक चॉइस कम हो जाएगी ना। प्लस फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, 15/25 इंटू सेकेंड बॉल इज रेड, कितना, 10/24। आगे हम तब पढ़ेंगे, पहले बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं। भाई इसने बोला कि द सेकेंड बॉल हैज टू बी रेड। फर्स्ट बॉल मे बी रेड, मे नॉट बी रेड, और कलर्स तो दो ही हैं। तो फर्स्ट बॉल कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, बट सेकेंड हैज टू बी रेड। तो देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, RR एंड GR। तो RR के केस हुआ 10 × 9/25 × 24। उसका केस हुआ 15 × 10/25 × 24। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए।
नीचे क्या आएगा नंबर 25 इंटू 24 एंड व्हाट इज द न्यूमरेटर 90 90 plus प्लस 150. 150 इट इज 240 240. 240 ज्यादा ही बड़ी में लाइन की होती है। तो ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर 10/25। दिस आंसर इज 2/5। अब क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है। अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ये आंसर एक्चुअल में 2/5 आना चाहिए था या 2/5 से छोटा आना चाहिए था? सर 2/5 से छोटा, क्योंकि सर फर्स्ट बॉल का आंसर था ये 2/5। हाँ, फर्स्ट का आंसर भी 2/5 था, सेकंड आंसर भी 2/5 आ गया। तो आप ये बताओ क्या ये आंसर जस्टिफाइड है या आपको लग रहा है इसमें थोड़ी गलती हो रही है? नहीं सर सर, मेरे ये हिसाब से थोड़ा इसका गलत है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 1/4 हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब 1/4 नेक्स्ट, मतलब फाइनल आंसर हाँ है ना। लेकिन हमारी जो प्रोसेस हमने किया है उसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही आपको, वो तो ठीक है ना बिल्कुल शिवांग? हाँ सर, गलती वही ढूंढ रहा हूँ मैं, एक बार रुकिए। नहीं, गलती है नहीं इसमें, आप ढूंढो मत। है ही नहीं इसमें मिस्टेक कुछ भी। पर जो आंसर आ रहा है इसका वो ऐसा लगता है शायद ठीक नहीं है, ऐसे जस्टिफाइड आंसर नहीं दिखता। हमें लगता है डिफरेंट आंसर आना चाहिए था। अब इसको डिस्कस करूंगा मैं क्यों आंसर आया। मुझे बताओ जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या ये प्रैक्टिकली एग्जाम में 6 बॉल्स का हिसाब रखना पॉसिबल है कि शुरू की क्या रही होंगे? दो में तो सर। ठीक है, सर। हमने कर दिया ना, नहीं है ना पॉसिबल। तो सर तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 2/5 से छोटा या 2/5? 2/5 कैसे आंसर आना चाहिए 2/5? बिकॉज सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, नहीं, इससे नहीं छोटा सर, आना चाहिए। 2/5 से छोटा। छोटा आना चाहिए ना आंसर। खैर सबका ओपिनियन लेता हूं मैं। शुभम बताओ क्या होना चाहिए आंसर? सर यही आना चाहिए। यही आना चाहिए। नंदना अब बताइए, सेम आंसर होना चाहिए कि स्मॉलर देन 2/5? सेम। सेम होना चाहिए। देखो ये आंसर सेम ही आएगा। इसके एक बड़ा अच्छा लॉजिक है इसका, और मतलब जो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा जल्दी समझ में आता है स्टूडेंट्स के। एक तो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बहुत डिटेल में लिखेंगे, सारा बोर्ड भर जाएगा। एक लॉजिक ये है, ये जो बैग है आपका, इसमें 10 तो रेड बॉल्स है और 15 ग्रीन बॉल्स है। तो जो रेड बॉल का परसेंटेज है वो कितना है? 2/5। 2/5 कितना होता है? 40%। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पूरा बड़ा सा बैग है इसमें 25 बॉल्स है, जिसमें से 10 रेड है, तो रेड बॉल 40% है। ये बात सही है ना? 40% है। जब आप रेंडमली विड्रॉ करेंगे इसमें से बॉल्स, तो इसमें से रेड ज्यादा बाहर आएंगी कि ग्रीन ज्यादा बाहर आएंगी? ग्रीन। ग्रीन ज्यादा आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबिलिटी। तो जितने परसेंट जो अवेलेबल है उतने परसेंट केस में बाहर आएगा। मतलब अगर आप 10 बॉल बाहर निकालेंगे तो रेड बॉल 4 बार आएंगी और ग्रीन बॉल 6 बार आएंगी, इस रेशो में आएंगी। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन में से 40% बाहर निकालेंगे रेड बॉल और 60% बाहर निकालेंगे ग्रीन बॉल, तो जो बचे हुए बॉल्स हैं क्या उनका रेशियो चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम सेम ही रहेगा रहेगा ना रेशियो। ये ऐसा लॉजिक होगी कि आपके पास एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क है 40%, वाटर है 60%। पूरे को मिला दिया आपने और आपने उसमें से 1 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। तो जो आपने मिक्सचर बाहर निकाला है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, उसमें 40% मिल्क बाहर निकलेगा, 60% वाटर बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उसमें से 1 लीटर पानी निकाला या मिक्सचर निकाला, सारा पानी बाहर आ गया और मिल्क अंदर रह गया। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में से जब आप बॉल्स निकाल रहे हैं रिपीटेडली, तो उसमें से ग्रीन भी बाहर आ रही है और रेड भी बाहर आ रही है। तो रेड बाहर आने के चांसेस 40% है, ग्रीन बाहर आने के चांसेस 60% है। तो किसी भी टाइम पर जो बचा हुआ आपका कंपोजिशन है उसमें रेड बॉल का शेयर सेम रहेगा। कितने परसेंट रहेगा? 40%। तो आप पहली बॉल निकालें या दूसरी निकालें या तीसरी निकालें, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, तो रेड बॉल आने के चांसेस क्या रहेंगे? 40% ही रहेंगे। हालांकि ये जो 6 बॉल लिखा है ना इसने, एक अच्छा स्टूडेंट ये समझ जाता है कि इसको सोल्व नहीं करना है मुझको, छठी बॉल तक आप जाना ही नहीं आपको। जो सेकंड बॉल वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा अच्छा है, उसको आप सोल्व भी कर सकते हैं और आप सीधे लिख भी सकते हैं आंसर। तो आंसर कितना है? 2/5। अब मुझे बताओ, चलो एक इसमें चेंज करके, अगर इसमें होता कि विद रिप्लेसमेंट, ये जो टर्म है ना विदाउट, ये हम हटा देते तो आंसर, अच्छा इसका आंसर लिखा नहीं मैंने, दिस आंसर इज अगेन 2/5। दिस विल रिमेन सेम। प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, ये बदलेगी नहीं। चलो अब मैं कह रहा हूं कि हमने इसमें रिप्लेसमेंट जो वर्ड है उसको कर दिया विद रिप्लेसमेंट। अब बताओ आंसर सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम रहेगा सर। अब तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया भाई। आप जो बॉल निकालते हैं वापस बैग में डाल देते हैं, फिर से वापस बॉल निकालते हैं,
तो रेड बॉल आने के चांसेस 40% ही रहेंगे, ये चलेगा आंसर। आप सोचिए 50-50 का कंपोजिशन होता, 10 बॉल्स रेड होती, 10 बॉल्स ग्रीन होती, तो किसी भी मोमेंट पे इसमें से रेड बार आने के चांस 50% ही होते और ग्रीन आने के चांस पे कितने होते, 50% ही होते। एक तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और लेंगे, बहुत रिपीटेडली आता है, एपी का क्वेश्चन है ये परमुटेशंस के अंदर भी आता है और इसमें भी आता है प्रोबेबिलिटी में। 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 अप टू 50। पहले 50 नंबर में से आपने 3 नंबर्स को बाहर निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स आर इन एपी। हम जानते हैं कि एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है, कोई भी एक सीरीज वेयर डिफरेंस इज कॉमन या कांस्टेंट। तो या तो सीरीज बढ़ेगी या सीरीज कम होगी, तो डिफरेंस या तो बढ़ेगा, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसे एपी है। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई 1 3 5 या फिर 2 4 6, ये सब एपी के पार्ट्स है एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन का ट्राई करना, मैं इसको बता देता हूं, फिर सब देख लेना। इस क्वेश्चन करने की बड़ी सही टेक्निक है। देखो 3 नंबर्स हमें एपी में सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए पहला नंबर से आपका ए, सेकंड नंबर इज बी, थर्ड नंबर इज सी। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, जब आपको 3 नंबर्स एपी में सेलेक्ट करने हैं तो आप तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं? पहले तो अपन तो 2 को करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो डिफरेंस है ना वो सेम ही रहेगा। बिल्कुल, तो आपके पास जो चॉइस है ना वो 2 ही नंबर्स की है, 3 की है ही नहीं। मैं कहता हूं पहला नंबर 1 है, सेकंड नंबर 3 है, तो थर्ड हमारे हाथ में का है, थर्ड तो 5 आना ही चाहिए। या मैं कहता हूं पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर 7 है, तो मिडिल नंबर तो 4 आने ही चाहिए। तो एक्चुअल में आप 3 नंबर सेलेक्ट कर भी नहीं रहे, यू आर सेलेक्टिंग ओनली 2 नंबर्स, तो बीच का नंबर तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं ऐसा मान लो कि वी आर ओनली सेलेक्टिंग नंबर ए एंड नंबर सी, बी को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पहले और लास्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एक रूल जानते हैं कि बी होता है ना बीच का नंबर, वो पहले और लास्ट का एवरेज होता है हमेशा, डिवाइड बाई 2। अब मुझे सोच के बताओ थोड़ा कि ए और सी को मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि उनका एवरेज भी इन्हीं में से एक आ जाए, मतलब इंटीजर आंसर आ जाए। तो ए और सी का सिलेक्शन बड़ा स्पेशल होना चाहिए, सो दैट देयर सम 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो दिस मीन्स ए प्लस सी मस्ट बी एन इवन नंबर। इवन नंबर होने के लिए बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए? दिस मीन्स ए कॉमा सी आर बोथ इवन। और बताओ क्या होना चाहिए? और तो दोनों ओड, बोथ ऑड। और क्या होना चाहिए? एंड लेस देन इक्वल टू 50। 50 से कम होंगे, 50 से कम तो होंगे बिकॉज उससे बाहर तो जा नहीं सकते आप। दोनों के दोनों या तो इवन, दोनों के दोनों या फिर ऑड। अगर ऐसा आपने ले लिया तो बीच का नंबर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? 25। 25। 25। टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 25, और इतने इवन भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं। तो 2 नंबर्स हमें चूज करना है, या तो दोनों ऑड होना चाहिए, दोनों इवन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ केस हो गया 25C2 प्लस 25C2। 25C2 की वैल्यू होती है 25 इंटू 24/2, दैट इज 300। और ये भी कितना? 300। आंसर कितना हो गया? इट इज 600। 25 इंटू 24/2, तो 600 वेज आर देयर इन विच ए एंड सी कैन बी सेलेक्टेड सच दैट देयर सम इज इवन। तो बी तो अपने आप आ गया ना, फिर बी भी अपने आप आ गया। तो 600 ऐसे केसेस हैं विच आर फेवरेबल टू यू। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी इज 600 डिवाइडेड बाय, बताओ डिवाइड बाय कितना करेंगे जल्दी? 50C3। 50C3। जो सैंपल स्पेस है उसको कोई मतलब नहीं कि नंबर एपी में आएंगे कि नहीं आएंगे। सैंपल स्पेस इज ओनली कंसर्न अबाउट सेलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 50। 3 numbers can be anything, they can be in AP, they may not be in AP, so divided by 50C3। आप चाहो थोड़ा बहुत सोल्व कर दीजिए इसको,
So this answer is 600 divided by 50 into 49 into 48 divided by 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6। तो 50 से कैंसिल हो जाएगा कितना 12 टाइम्स, और 12 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की एक बार समरी देखो, आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। इंटेंशन आपका है कि सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स विच शुड बी इन एपी। अब आप कई लोग, आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने ए बी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, हमने ए सी को क्यों किया। अगर आप ए बी को सिलेक्शन करेंगे तो इस बात के चांसेस है कि सी 50 से बाहर जा सकता है। सपोज आपने ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया 40, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 39। सो इस हिसाब से जो थर्ड नंबर है वो होना चाहिए 40 + 39 79, वो नंबर ही नहीं आपके पास। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, वी हैव जस्ट सेलेक्टेड ए कॉमा सी, और ए सी सेलेक्ट होते बीच का नंबर अपना आप उनके बीच में आ गया, दैट इज a + c/2। तो हमने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए जो एपी में होंगे, जिसके तरीके हैं 600 सिलेक्शन के तरीके डिवाइडेड बाय टोटल सिलेक्शन के तरीके 50c3। तो आंसर इज 600 × 6 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। और प्रोबेबिलिटी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे काउंट करते हैं, मतलब आप पूरे क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। क्वेश्चन को समझना ही एक आर्ट है, बस और कोई खास मुश्किल काम बचेगा ही नहीं। मैं इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं, एपी का नहीं, इस बात को इंडिकेट करने के लिए, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि हम क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसमें पूछे, आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये क्वेरी थी, लाइक अगर मैं जो इक्वेशन लिखी हुई है एम वाली, हाँ, उसको मैं लिखता हूँ 2b = a + c, तो भी सही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर ये भी तो हो सकती है कि अगर मैं टोटल ऑड्स वो निकालूं कि लाइक मैं अगर बी को इवन ले रहा हूँ, बी को ऑड ले रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी वही रहेगी ना, लाइक हो हाँ, तो नहीं, डबल देखो, ही रहा है। आप अगर ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जो b = a + c/2 है, इसको वैसा लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज 2b = a + c। स्टेटमेंट आ गया। अब मुझे स्टेटमेंट को यूज करना है अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो b कैन बी एनीथिंग, b तो कुछ भी हो सकता है ना। सपोज b 5 है, हो सकता है ना b 5, सम कितना हो गया 10, ठीक है, और a हो सकता है 3 और c हो सकता है 7। तो b कैन बी ओड, b कैन बी इवन, बट a + c क्या होना चाहिए, इवन। इवन। तो उससे भी आपका वही कंक्लूजन आएगा अगर आप वैसे भी लिखेंगे तो। बी के हिसाब से नहीं सोचना है क्वेश्चन को। अच्छा, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एक बहुत रिच टॉपिक है मैथमेटिक्स का। भले इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप अगर बहुत अच्छे से इसको समझेंगे तो लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, 2-3 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन को कितने अलग तरीके से आप देख सकते हैं। मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेके बताता हूं। देखो, आपने तो पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल कब आता है, पढ़ा है ना सब लोगों ने। तो एक बार 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? वो भी नंबर उसको प्लस करके देख लेंगे, जब वो हाँ। 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देन वो हो जाएगा उससे। जो भी डिजिट्स का सम होता है ना, वो भी 9 का मल्टीपल होता है। जैसे 81, तो 8 + 1 9 हो गया, ठीक है। ये 108 12 × 9 होता है, तो 1 + 0 + 8 भी 9 होता है। तो कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल तभी होगा जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यूजिंग 7 डिजिट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a number is formed, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो डिजिट्स रिपीट भी नहीं होंगी और नंबर बनेगा 1 to 9 में से 7 डिजिट को यूज करके। आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। ये क्वेश्चन है। एक हमने 7 डिजिट का नंबर बनाया फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the digits are not repeating. Find the probability that the number so formed is a multiple of 9. 7 ही डिजिट यूज करनी है, सारी यूज नहीं करनी है आपको। तो देखिए, एक्चुअल में आपको 2 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। जो तुम पूछोगे बताना।
ये जो 7 डिजिट्स हैं इनका सम बताओ क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल। तो जो इनका सम है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, ये देखा जाएगा अभी। पहले बताइए टोटल सम कितना है? ये कितना है? टोटल सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9। दिस आंसर इज 45। तो ऑलरेडी जो सम है वो 45 है। आपको इसमें से 2 डिजिट्स को रिमूव कर देना है और जो बची हुई 7 है उनका सम भी 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो जो 2 डिजिट्स इनको आप यूज नहीं करेंगे वो क्या क्या होने चाहिए, उनको हम इधर लिख देते हैं अलग कलर में। तो उनका सम क्या होना चाहिए बची 2 का? वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं भाई? टोटल सम है 45 जो 9 का मल्टीपल है। हम चाहते हैं 2 नंबर्स को यूज ना किया जाए और 7 नंबर को यूज किया जाए, उनका सम भी 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो फिर इन 2 का सम क्या होना चाहिए जिनको हमने छोड़ दिया है? 9 ही होना चाहिए ना। 9 का मल्टीपल 18 भी हो सकता है, लेकिन 18 सम आएगा नहीं इन्हीं भी 2 को लेकर, तो इनका सम भी 9 आना चाहिए। ये वो 2 डिस्कार्डेड नंबर है जिनको हमने यूज नहीं किया है। अब बताइए ये जो ऑरेंज कलर में लिखा है या क्या क्या नंबर आ सकते हैं जिनका सम 9 आ जाए? So 4, 5, 1,8 और 2, 7, 2,7, 3, 6. 3,6, 4,5। ये नंबर्स आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर आप बाकी यूज कर सकते हैं। बाकी क्या बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखने की जरूरत नहीं है हमको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब बताइए ये वाले कितने नंबर्स बनेंगे? ऐसे नंबर इनको छोड़ दिया आपने, ये तो वो है जिनको छोड़ दिया, तो ये नंबर बनेंगे आपके 7 फैक्टोरियल। भैया आपस में तो रोटेट हो सकता है ना। दीज नंबर्स आर 7 फैक्टोरियल। ये भी कितने? दीज आर 7 फैक्टोरियल। ये नंबर्स भी हैं 7 फैक्टोरियल। ये नंबर्स भी आपके हैं 7 फैक्टोरियल। हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं which can be made using 7 digits without repeating them, and these numbers are also multiple of 9. So each pair is contributing 7 factorial such numbers. So total number of such numbers are 4 into 7 factorial divided by total number जो आप बना सकते हैं वो कितना आएगा? इट इज 9p7। 9 में से 7 डिजिट को यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं ये तो हमने शुरू में कर लेते पहले क्लास में, 9p7। सो दिस आंसर इज 4 into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9p7 कितना होता है? 9 into 8, या पूरा लिख देता हूं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। 9 minus 7, ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो दिस आंसर इज 4 into 2 into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 4 into 2 8, 8 into 7 फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। आंसर इज 1/9। अच्छा एक और मैं आपको बताता हूं ट्रिक, हालांकि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, गलत आंसर भी उससे आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 60 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन नहीं करना है, तो काफी नंबर आपके बनेंगे और नंबर्स आपके सीक्वेंशियल बनेंगे। मतलब आप क्योंकि आप ज्यादा डिजिट यूज कर रहे हैं, उन नंबर्स में से 9 का मल्टीपल होने के चांसेस 1/9 ही है। अगर आप लगातार नंबर लिखते हैं ना, एवरी 9th नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, तो नॉर्मली सिमेट्री बनी रहती है क्योंकि हमने किसी डिजिट को मिस नहीं किया है। इस क्वेश्चन में हमने 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लिया, 9 भी लिया, तो 1/9 जैसा आंसर आ गया, उसको रीचेक करने की जरूरत नहीं है। काफी हद तक ये पहली बार में नजर आता है कि ठीक आंसर है। अच्छा अब इस क्वेश्चन की बिल्कुल अलग अप्रोच, इससे बिल्कुल डिफरेंट। देखो इधर आप ये देखो, हमें जो 9 डिजिट गिवन है इनमें से 2 डिजिट को तो छोड़ देना है और बाकी 60 डिजिट से एक नंबर बना लेना है, और इस पर्पज से बनाना है कि वो नंबर 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप इस बात पे ध्यान दो कि जो नंबर हमें छोड़ने हैं 2, हम उनके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो 2 नंबर आपको यूज नहीं करने वो क्या क्या है? नंबर्स नॉट यूज्ड कौन कौन से बताओ? अभी तो लिखा हमने 1,8 एक पेयर, 2,7 एक और पेयर, 3,6 थर्ड पेयर, 4,5 चौथा पेयर। 4 ऐसे पेयर्स हैं जो अगर आप छोड़ दे तो बाकी नंबर बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आंसर हो गया? फेवरेबल नंबर ऑफ वेज ऑफ लीविंग 2 नंबर्स इज 4 डिवाइडेड बाई। अच्छा ये बात मैंने बार बार बोली है, प्रोबेबिलिटी इज रेशियो ऑफ या मेजरमेंट ऑफ रेशियो ऑफ अवेलेबिलिटी।
तो अगर आप ऊपर वो नंबर देख रहे हैं जिनमें हमें एक पेयर को छोड़ देना है, यूज नहीं करना है, छोड़ देना है, तो नीचे भी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? किस चीज की प्रोबेबिलिटी? मतलब मीनिंग प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ अवेलेबिलिटी, जितना Availability. जितना अवेलेबल क्वांटिटी है उसी का तो भाई प्रोबेबिलिटी कैसे बनी? एक तो हम हम्म। अंदाज से बोलते हैं कि इस बात के ज्यादा चांस है, इस बात के कम चांस है, फिर हमने इसको क्वांटिफाई कर दिया कि जो फेवरेबल है वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। ठीक है, जैसे वो बोल्स वाला क्वेश्चन था, तो ऊपर क्या लिखा हमने नंबर कि इतने तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को, इस दो नंबर्स को छोड़ने के। नीचे क्या आंसर आएगा? 9C2। 9C2 is the total number of ways of rejecting two numbers out of 9। अब हम वापस पूरा क्वेश्चन समझो, हम किस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि दो नंबर्स को काट देना है मुझे, जिनको मुझे यूज नहीं करना। तो दो नंबर्स को काटने के तरीके 9 में से तरीके हैं 9C2। 9C2 is the total number of ways of rejection of two numbers out of 9। उसमें से 4 हमारे काम के रिजेक्शन है, ये वाले 4। तो 9C2 होता है 36। आंसर इज 4/36। दिस आंसर इज 1/9। तो ऊपर भी बताओ हमने क्या किया न्यूमरेटर में? रिजेक्शन। नीचे भी क्या किया? रिजेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी सिमिलर चीजों का रेशियो होता है। इट कैन बी सिलेक्शन अपॉन सिलेक्शन, इट कैन बी कॉम्बिनेशन अपॉन कॉम्बिनेशन, इट कैन बी रिजेक्शन अपॉन रिजेक्शन। ऊपर जो लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे आप। तो अब बताइए सेकंड वाला मेथड आपको समझ आया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर यहाँ पर 9P7 आएगा क्या लास्ट में इधर साइड? नहीं, पुराने वाले क्वेश्चन में कि नए यस वाले? सर, पुराने में सर। हाँ 97 ही है वो। सर यहाँ पर तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो 9C7 ही आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमने इसमें ये क्या किया, हमने जो लिखा है ना 4 into 7 फैक्टोरियल, ये क्या है? सर नीचे वाला नहीं समझ आया 9P7। नहीं नहीं, पहले ऊपर वाला बताओ ना। 4 into 7 फैक्टोरियल, इट इज कॉम्बिनेशन और परमुटेशन? परमुटेशन दिस इज परमुटेशन। ठीक है, तो नीचे भी परमुटेशन ही आएगा। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो अगर हम फेवरेबल केसेस में परमुटेशन काउंट कर रहे हैं तो टोटल केसेस में भी परमुटेशन ही काउंट करेंगे, और अगर हम फेवरेबल में कॉम्बिनेशन काउंट कर रहे हैं तो नीचे भी क्या काउंट करेंगे? कॉम्बिनेशन ही काउंट करेंगे। ओके सर। एंड सर क्वेश्चन में विद रिपीटिशन है विदाउट रिपीटिशन? विदाउट रिपीटिशन। ओके सर, है ना, वो अच्छा मैंने विद लिख दिया, उसको सही कर देता हूं। इट इज विदाउट रिपीटिशन, नहीं करना आपको। तो ये क्या प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आएगा। क्वेश्चन को किस एंगल से आप देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। चलो अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इतना मुश्किल आर्टिकल नहीं है। देखो, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि हमने एक डाइस को थ्रो किया 6 आ जाएगा, या कॉइन को टॉस किया हेड आ जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह के कैसे होते हैं कि एक इवेंट हो गई है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इवेंट विल आल्सो हैपन? एक इवेंट होने के बाद दूसरी होगी, इस बात के क्या आंसर है? और ये आंसर चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर समझाता हूं, फिर हम क्वेश्चन पे सिखाएंगे। आप एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी 4 चॉइसेस हैं। चॉइसेस है इसकी ABCD, ABC एंड D। अब आप रेंडमली, आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप रेंडमली किसी भी एक चॉइस पे मार्क कर देते हैं, इधर A, इधर B और C और D। तो आप अगर एक चॉइस को मार्क कर रहे हैं तो क्या चांस है कि आपकी चॉइस सही होगी? तो चांसेस होंगे, आप बोलेंगे 1/4। ठीक है, बिकॉज आपको पता तो है नहीं आंसर, या तो A होगा या B या C या D। तो ये हुआ एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब कंडीशन कैसे बनेगा कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, ये इंफॉर्मेशन मिली कि चॉइस D इज रॉन्ग। क्या इंफॉर्मेशन है? चॉइस D इज रॉन्ग। अगर चॉइस D रॉन्ग है तो अब आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांस क्या होंगे? इफ D इज रॉन्ग और ये आपको पता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन करेक्ट इज 1/3। तो क्या एक इंफॉर्मेशन मिलने से आपका आंसर चेंज हो गया? यस सर। चेंज हो गया। बहुत हाँ। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डेली लाइफ में ये हमारे ज्यादा काम का है चैप्टर, कि एक एक इंफॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज होता जाएगा। अब अगर आप कहते हैं नहीं डी भी गलत आंसर है, सी भी गलत आंसर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज द करेक्ट आंसर? 1/2। द आंसर विल बी 1/2। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें पहले 4 एलिमेंट थे, आपने बोला डी तो सही आंसर है ही नहीं, तो आपके सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट हो गए, तो आंसर कितना हो गया? 1/3।
अगर हम उसमें से एक को हटा दें तो आंसर आपका और भी बेटर हो जाएगा। तो जो एक्चुअल में जो हम यूज मॉडर्न कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में जो यूज करते हैं, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काफी यूज आता है। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपका आंसर चेंज होता जाएगा। आप जैसे इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपकी एक सेट है एस, इट इज कंटेनिंग 100 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 अप टू 100। नाउ प्रोबेबिलिटी A is given by that the number selected is prime। तो हमने एक नंबर रेंडमली चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर? बताओ उस बात के कितने चांसेस होंगे? तो आपको पता करना पड़ेगा 1 से 100 के बीच कितने प्राइम होते हैं। तो 25 प्राइम होते हैं। द आंसर विल बी 25 अपॉन 100। कितना आंसर हो जाएगा? इट इज 1.5। ये तो फ्लैट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी बी, ये हमने डिफाइन किया सिलेक्शन ऑफ एन ओड नंबर। तो ओड नंबर आप जानते हैं, ठीक, 50 होते हैं, डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज 1/2। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको लिखने का तरीका ये है, मैं यही लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट, इसको ऐसी भी लाइन से लिखा जाता है, ये कभी कभी स्लैश लगा के लिखा जाता है। इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ए होने के बाद बी हो रही है और ये हमें पता है कि ए हो गई है, तो इसको लिखते हैं बी बाई ए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ पीछे आप, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट ए अपॉन बी, इसका आंसर क्या है? पहले इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग तो बता देता हूं। एक नंबर हमने रैंडमली चूज किया फ्रॉम 1 to 100 एंड दिस नंबर इज फाउंड टू बी ओड, क्योंकि बी इवेंट तो हो गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज प्राइम ऑल्सो? 1/2। वापस सुनो पूरा क्वेश्चन। P A by B मीन्स कि B इवेंट हो गई है। क्या इवेंट हो गई है? नंबर ओड मिल गया आपको। क्या चांस है कि वो प्राइम भी होगा? तो जैसे एक नंबर मैंने लिया और उस नंबर को मैंने इस सर्कल के अंदर छिपा दिया। आपको नहीं पता इसके अंदर क्या नंबर छिपा हुआ है, एक नंबर छिपा हुआ है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जो उसके पीछे नंबर छिपा हुआ है, दिस नंबर इज ओड। अब आप बताओ कि ये नंबर प्राइम भी होगा, ओड तो है ही। तो आपको जो सैंपल स्पेस 100 का था, वो कितने का हो जाएगा बताओ? सैंपल स्पेस 25। 50 का। 50 का हो जाएगा, ठीक है। 50। तो 50 का हो जाएगा ना। उन 50 में से कितने प्राइम नंबर होते हैं? भाई पहले 100 नंबर में 25 प्राइम होते हैं, ठीक है। तो आपने जो नंबर चूज किया वो ओड नंबर है। ओड नंबर है तो क्या नंबर है? ये नंबर है 1 3 5 7 अप टू 97। तो इस सीक्वेंस में कितने नंबर प्राइम है बताओ? डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। 24। बिल्कुल सही। एक ही प्राइम होता है जो इवन भी होता है, वो 2 है। तो इसमें से जो प्राइम है वो कितने हैं? ये है 24। तो अब ये जो ए बाई बी है, इसका आंसर आएगा 24 डिवाइडेड बाई 50। इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि हमने एक ऐसा नंबर लिया। ये मैं चलो आगे बढ़ने से पहले एक और इसका एग्जांपल लेता हूं यहीं पर, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, जो हम खेलते हैं कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। और रेड में से भी 2 किंग्स होते हैं रेड, दो किंग्स होते हैं ब्लैक। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया रेंडमली, क्या चांस है कि वो रेड किंग होगा? क्या क्वेश्चन है? 1 कार्ड इज रेंडमली सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि भाई ये रेड किंग है। तो रेड किंग तो 2 होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो आंसर हो गया 2/52, मतलब 1/26। कंडीशन कैसे बनेगा कि मैंने एक कार्ड निकाला, दूर से आपको दिखा दिया, तो दूर से आप उसका नंबर तो नहीं पढ़ पा रहे, पर आपको उसका कलर दिखाई दे रहा है कि कलर इज रेड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड किंग? तो अब आंसर 2/52 होगा या 2/26 होगा? 2/26। 2/26 होगा ना, बिकॉज सैंपल स्पेस मॉडिफाई हो गया इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखो आप। अब क्वेश्चन है इसका दूसरा ही वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। क्या मतलब उसका? इवेंट ए ऑलरेडी हो गई है, मतलब जो आपने नंबर सेलेक्ट किया इट इज ए प्राइम नंबर। क्या चांस है कि नंबर ओड भी होगा? तो प्राइम नंबर होते हैं 25, तो 25 नंबर ये है आपके 2 3
5, 7, 11 up to 97. These are prime numbers. तो प्राइम नंबर तो मिल गया आपको, ये आपको पता है कि नंबर जो सिलेक्ट हुआ वो प्राइम है। क्या चांस है कि वो ओड नंबर भी होगा? बताओ इस लिस्ट में कितने ओड नंबर्स हैं? 37 24 डिवाइडेड बाय 25. अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये आंसर काफी बड़ा आ रहा है। 24/25 इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, है ना, 0.96। Yes. जबकि 24/50 कितना है? 0.48। ये ऑलमोस्ट 50% है, ये ऑलमोस्ट 100% है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। एवरी प्राइम इज ओड नंबर एक्सेप्ट 2। तो जब एक आप बड़ा प्राइम नंबर लेते हैं ना तो वो ओड ही आता है, तो इसका आंसर तो 100% आना ही चाहिए। जबकि ये बात सही है कि एवरी ओड नंबर इज नॉट प्राइम। हर ओड नंबर प्राइम होगा इसकी गारंटी नहीं होती, आधे ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आंसर 50% के आसपास है, ये आंसर आपका 100% के आसपास है। ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है। कुछ क्वेश्चन में आपको इसकी जगह फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो बताए तो कैसे, और उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने का एक ज्योमेट्री की हेल्प से, ये सर्कल की हेल्प से समझ लो। देखो ये आपका सर्कल नंबर 1 एंड दिस इज सर्कल नंबर 2। आप इसको सर्कल ही मानो, सेट भी मत मानो। दिस इज सर्कल ए एंड सर्कल बी। ऐसा मान लीजिए कि आपने बहुत दूर से एक पॉइंट मार्क किया, वो पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा या दोनों सर्कल के अंदर होगा या सिर्फ बी के अंदर होगा, और इस पर नाम डाल देता हूं दिस एरिया इज, ये जो एरिया ना आप ये देख रहे हैं, एक एरिया तो ये होगा, ठीक है, एक एरिया दोनों कॉमन होगा, ये वाला पार्ट, और एक एरिया से बी वाले में देखेगा आपको ये एरिया। देखो दिस एरिया इज एक्स, दिस एरिया इज वाई, दिस एरिया इज जेड। पूरा क्वेश्चन ध्यान समझना, कंडीशनल का क्वेश्चन इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको, बहुत आसान, बड़ा अच्छा। हमने दूर से एक पॉइंट मार्क किया, वो या तो सर्कल ए में गिरा या दोनों के अंदर गिरा या सिर्फ बी के अंदर गिरा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए। गिरा तो इन तीनों में, या तो एक्स के यहां या वाई के यहां या जेड में। पी ए का आंसर कितना आएगा कि ए के अंदर गिरे, तो एरिया से सोल्व कर देंगे। इट इज एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड प्लस वाई। सैंपल स्पेस क्या है? जो अवेलेबल एरिया है। फेवरेबल केस क्या है? जो आपसे पूछा है, दिस इज पी ए। व्हाट इज पी बी? Y तो plus Z plus Y upon इट इज X. वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, कि जो आपने पॉइंट मार्क किया वो बी के अंदर तो ऑलरेडी है, क्या चांस है कि ए के अंदर भी होगा? Z upon X plus Y. Z plus Y. वापस बताओ, एक बार रिपीट करो क्या आंसर है। इट इज जेड अपॉन Z upon X plus Y. जेड प्लस वाई, एक प्लस वाई नहीं। देखो बी के अंदर ऑलरेडी है, ये हमें पता है, तो ए से तो बाहर हो गया ना। आपको जो पॉइंट है इस सर्कल के अंदर है, तो जेड प्लस वाई बिकम सैंपल स्पेस, उसको ए के अंदर भी होना चाहिए, तो जेड कितना आ गया ऊपर। ये जो बी लिखते हैं ना, ये नॉन इंफॉर्मेशन आपके लिए, तो मुझे पता है जो पॉइंट है वो बी के अंदर अंदर है, क्या चांस है कि वो ए के अंदर भी होगा, तो जेड अपॉन वाई प्लस जेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, अब बताओ कितना आंसर। Z plus Z upon X plus. समझ आ रहा ना आपको? ए के अंदर है, इट इज गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बी के अंदर भी होगा, तो जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। जितना अच्छा ये डायग्राम और ज्योमेट्री समझ आता है ना, इतना अच्छा इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। और देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा, अब हम इसको, हालांकि हमने बाहर वाला पार्ट तो लिया ही नहीं है, फिर उसके लिए बाहर वाला भी जोड़ना पड़ेगा आपको ये, ठीक है, तो उसको नहीं लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। मैं इसका फॉर्मुला लिखाता हूं आपको, जो एक्चुअल फॉर्मुला लिखा जाता है कैसा आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, क्या मतलब उसका? इवेंट बी ऑलरेडी हो गई है, इवेंट ए को होना है, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, दिस आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। ऊपर वाला फॉर्मूला पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसी बात का रिफ्लेक्शन है उसके अंदर भी।
ये तो चीजें वो भी कि जो इवेंट हो जाती है वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। जो इवेंट पूछी है उसका और दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया और ये आपका सेकंड फॉर्मूला। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं यूज कैसे करते हैं फॉर्मूले में। मैनुअली भी कर सकता काउंट कर करके भी, लेकिन फॉर्मूले में भी यूज करना आना चाहिए। तो उसको देखिए, ए नंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 50। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 6 गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो मैनुअल काउंटिंग के बजाय ना इस क्वेश्चन को हम ऐसे लेते हैं कि 1/2। चलिए मैं सोल्व कर देता हूं एक बार। आप देखिए इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो एक इवेंट इसमें पहले हो गई है, वो इवेंट क्या है, बी। तो बी इवेंट इज, ये इवेंट है नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। और जो ए इवेंट है वो क्या है, वो उसके बाद हो रही है, वो है नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6। ये है ना क्वेश्चन कि भाई इवेंट 4 का मल्टीपल तो है, उसको 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। सो दिस आंसर शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, डिवाइडेड बाई बी, उल्टा लिख दिया मैंने, बी उसको मैं सर सही यहाँ कर पर देता हूं। ए हाँ स्लैश बी ये उल्टा लिख दिया मैंने। दिस शुड बी ए बाई बी, कि भाई बी इवेंट तो हो चुकी है ना, दिस शुड बी ए बाई बी। अब बताइए बी इंटरसेक्शन ए का क्या मतलब है। इसका मतलब है नंबर 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 6 का भी होना चाहिए। तो जो नंबर 4 और 6 दोनों का मल्टीपल है वो तो 12 का मल्टीपल हो गया। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, इसकी चांसेस होंगे 4/50। भाई 1 से लेके 50 तक कितने मल्टीपल होते हैं 12 के, 4 ही होते हैं ना, डिवाइडेड बाई बी। बी मतलब 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल कितने होते हैं, 12, 12/50। सो दिस आंसर इज 1/3। मेरे हिसाब से ये तो इजी क्वेश्चन है ना, कि हमने 1 से लेके 50 में से एक नंबर चूज किया, क्या चांस है कि वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 1 to 50 में 4 के मल्टीपल 12 होते हैं, तो आंसर विल बी 12/50। क्या चांस है कि वो 6 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा, तो 6 और 4 दोनों का मल्टीपल हुआ 12 का मल्टीपल, और 12 के सिर्फ 4 ही मल्टीपल होते हैं 1 to 50 में, तो आंसर हो गया 4/50। तो आंसर इज 1/3। सर यहाँ पर 12 का मल्टीपल क्या चाहिए, 4 and 6 में? 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। ओके ओके, ठीक है भाई, मल्टीपल ऑफ 4, तो ये क्या लॉजिक है, एलसीएम ऑफ 4,6, ये कितना आंसर, दिस इज 12। तो अगर मुझे 4 और 6 दोनों के मल्टीपल चाहिए तो मैं 12 का मल्टीपल ढूंढ लूंगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा। एंड सर 4 के मल्टीपल के लिए कैसे करेंगे यहाँ पर जैसे आपने 12 निकाला, 50/4, 50/4 कितना, 12। तो 1 to 50 Okay, कितने okay. 4 के मल्टीपल है, 12। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं वाले। ओके सर। अच्छा एक और लास्ट चीज मैं ऐड कर दूं, जो 1/3 आंसर आया, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें कि ठीक आंसर है कि नहीं है। देखिए जो नंबर 4 का मल्टीपल है, ध्यान से देखो, जो नंबर 4 का मल्टीपल है, क्या वो 2 का मल्टीपल है? यस सर। यस। तो 2 का मल्टीपल तो पहले से है, हमें क्या चाहिए, 6 का मल्टीपल। तो 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 into 3, उसमें से 2 का मल्टीपल तो पहले मिल गया आपको, बिकॉज नंबर ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है। तो हमें 3 का और चाहिए, तो 3 का चाहिए, तो 1/3। समझ आ रहा है? तो 1/3 ऐसा नहीं, जस्टिफाइबल आंसर भी है। हर क्वेश्चन में इतना नहीं कर सकते हम, लेकिन इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि 1/3 एकदम मीनिंगफुल और करेक्ट आंसर है। मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं इसमें। मैनुअली भी कर सकते हैं, इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट ये मैं एग्जांपल लिया समझाने के लिए कि ऐसा भी एक लॉजिक रहता है क्वेश्चन में। भी देखिए आइडियली तो क्वेश्चन ये मैनुअल ही बना, उसी हिसाब से थ्योरी बनी, पर कई क्वेश्चन इतने इम्प्लिसिट होते हैं ना कि मैनुअली समझ नहीं आते कैसे हो रहा है, तो फिर हम उसको इस फॉर्मूला लगा देते हैं।